बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों को मुगल वंश की स्थापना करना है। और सब लोग जानते होंगे कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था बच्चों। जल्दी से बताइए, किसने किया था मुगल वंश की स्थापना। बाबर। बाबर ने किया था। ये देखिए, बाबर की फोटो भी लगी हुई है। अपना जीवनी जिसने लिखा है वही पढ़ रहा है बैठ करके। फोटो बनवाया था इसने पैसा दे करके। वैसे पढ़ना लिखना इसको आता होता नहीं था। पैसा दे करके कल लिखवाता था कि ताकि दुनिया जाने कि हम पढ़े लिखे थे। तो अब देखेंगे कि भाई ये बाबर कहाँ से आया, भारत में इसने किस तरह से अपने पैर जमाए, कैसे मौका मिला इसको हिंदुस्तान में आने का। और जब बाबर भारत आया, किन परिस्थितियों में आया, और इसके आने के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस आए। ये पार्ट आपका मेंस का क्वेश्चन का बनता है कि वो आया तो प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, और क्यों आया, कैसे आया, ये सब प्री में पूछा जाएगा। आने के बाद इसने क्या क्या बनवाया, इसकी धार्मिक नीतियां कैसी थी, सामाजिक नीतियां कैसी थी। ये वो पॉइंट हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और पूरी क्लास पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा जो बाबर से रिलेटेड होगा, मुगल वंश की स्थापना से रिलेटेड होगा, प्री या मेंस में, आप ढूंढ लेना गूगल पे कहीं भी, आप क्वेश्चन कर डालोगे। और यही हमारे क्लास की सार्थकता है। अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास में आज बैठो तो बाबर से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उसे कर डालोगे, सब क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, कहानी कि आया कैसे, ये कौन था बाबर। तो अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए भाई, टेक्स्ट दिख रहे हैं कि इसको और जूम करें हम। बाबर का जो कनेक्शन है ना, फरगना से है, ट्रांसाक्सियाना एक जगह है उज्बेकिस्तान में। और 12 वर्ष की आयु में ही इसकी पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इसको 12 वर्ष की आयु में ही फरगना पर गद्दी पर बैठने को मिल जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद जो इसके चाचा जी थे, फरगना कहाँ है भाई, फरगना है समरकंद में। समरकंद से रिलेटेड एक छोटी सी रियासत है ट्रांसाक्सियाना में। और ये बाबर ने जो यहाँ मुगल वंश की स्थापना किया, तो मुगल शब्द कहाँ से आया, ये अपने आप को बताता था कि मैं तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का मिक्स जीन हूं। बताता था कि मेरी माता जी है ना, वो मैं मंगोल परिवार से थी, तैमूर लंग की डाउन लाइन में आती थी माता हमारी। और मेरे पापा चंगेज खान के वंशज थे। तो यानी तुर्की और मंगोल दोनों का मिक्स जीन, पापा चंगेज खान के वंशज, जो अपने में एक बहुत बड़े लड़ाका हुआ करते थे, आक्रमणकारी चंगेज खान। दूसरा सबसे क्रूर आक्रमणकारी तैमूरलंग, जिसने भारत में एकदम उत्पात मचा दिया था और सैयद डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। मम्मी इनकी तैमूरलंग के परिवार की। तो ये इसलिए बताता था कि तुम जाने रहो कि हमारे पापा भी बहुत ऊंचे खानदान के, और हमारी मम्मी भी बहुत ऊंचे खानदान की, और हम दोनों ऊंचे ऊंचे खानदान की मिक्स जीन हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, सब लोग हमसे डरे रहो। तो ये चीज था इसके अंदर, इसलिए दोनों को जोड़ करके मंगोल और अपनी मम्मी को ये ज्यादा मानते थे। होता है, ये लड़का जो है मम्मी को ज्यादा प्यार करता है, लड़कियां पापा को ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चों, ऐसा है? क्यों अंकित, क्या लगता है? भुवन, मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो पापा को? तो भाई नहीं बताओगे, चलो ठीक है, दोनों प्यार करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इंटरनली होता है कनेक्शन। तो
ये जो है अपनी मम्मी को ज्यादा प्यार करता था। तो मम्मी किसके कुल की थी? तैमूर लंग, जो क्या था? मंगोल। तो इसने मुगल शब्द जो रखा अपनी डायनेस्टी का, वो मंगोल शब्द से उठाया है। ये पेपर में पूछा गया है कि मंगोल शब्द से का आशय किस डायनेस्टी से है। तो ये मंगोलों से इसका रिलेशन आता है, तुर्कियों से नहीं, मंगोलों से इसका रिलेशन आता है। और ये खुद किसका मिक्स जीन था? तुर्की और मंगोल दोनों का, ऐसा इसने खुद बताया था। तो ये जो बाबर था, ये 14 साल की उम्र में ही इसको इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो एक छोटा सा, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, फरगना में गद्दी पर बैठ गया। एक कबीला कह सकते हो, एक कबीले का मालिक था, कबीले की गद्दी पर बाबर बैठ जाता है। अब होता क्या है कि इसके एक चाचा जी थे। चाचा का नाम था सुल्तान अहमद मीना। इनके बाबर के चाचा थे। तो सुल्तान अहमद मीना ने देखा कि 14 साल का मात्र बच्चा है और इसके बस का तो कुछ है नहीं। अब मौका है, इसी में हम सब पूरा कब्जा कर लें। होता है ना? हर मतलब अधिकतर फैमिलियों में ऐसा देखा जाता है, फैमिली डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर के होता है। तो इनके यहाँ भी था। अब क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है। इनके चाचा षड्यंत्र करके, बाबर का पूरा नाम याद रखना, कभी वैसे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, आईएएस इतना छोटा हल्का क्वेश्चन नहीं बनता है ना? वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था, 14 फरवरी, है ना? 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन, मान लो पेपर में पूछ ले, पीसीएस या आर ओ के एग्जाम में पूछ सकता है ये वाली बात, है ना? कि इनका बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसको शुरू में कहते ही नहीं थे, बाबर नाम इसको बाद में दिया गया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद ही नाम था। टाइटल बाबर का मतलब होता है बब्बर शेर। ये बाद में इसको मिला था, शुरुआती नाम बस यही था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। अभी किसने दिया, कैसे हुआ, पेपर में पूछा गया है, मैं आगे बताऊंगा। सीक्वेंस से चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसका एक और सरनेम था, है ना, जो इसने खुद को दिया था। बाबर नाम इसने खुद को नहीं दिया था, इसने खुद को एक नाम दिया था। ठीक है, फिरदौस मकानी। ये पेपर में आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। फिरदौस मकानी, ये नाम बाबर ने स्वयं को दिया था। अपने आप को कहता था कि मैं एक जो है, फिरदौस मकानी का मतलब होता है स्वर्ग में घूमने वाला, स्वर्ग में विचरण करने वाला। अपने आप को ये इतना योग्य समझता था कि मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग ही जन्नत जाऊंगा, वहां घूमूंगा, और मैं पृथ्वी पर भी जन्नत में घूमता हूं, मैं स्वर्ग का कैंडिडेट हूं, मैं इतना अच्छा आदमी हूं। ठीक है, तो इसने अपने आप को नाम दिया था फिरदौस मकानी। और वंशज किसका किसका बताया था? तैमूर लंग प्लस चंगेज खान का वंशज बताया था इसने। तो अब क्या होता है भाई, जहीरुद्दीन मोहम्मद की प्रॉपर्टी कौन छीन लेते हैं? इनके सगे चाचा सुल्तान अहमद मीना। अब यहां पर थोड़ा सा हम मैप का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। बना लेते हैं हिंदुस्तान।
बात कहाँ की हो रही, यहाँ उज्बेकिस्तान, ये ऊपर वाला पार्ट है उज्बेकिस्तान, और यहीं पर है फरगना। उज्बेकिस्तान में फरगना, जहां के कबीले के ये रूलर थे, छोटे थे कबीले के, जब अपने पापा के बाद गद्दी पर पाए थे। अब यहां पर कब्जा किसने कर लिया बच्चों, फरगना पर किसने कब्जा कर लिया, इनके चाचा जी ने, मीना साहब ने कब्जा कर लिया। अब ये क्या करते हैं कि अपनी एक लोकल फौज बनाते हैं, छोटी सी टुकड़ी, और उस टुकड़ी की मदद से अपने चाचा वाचा से लड़ाई झगड़ा करके ये वापस से फरगना गद्दी पर बैठ जाते हैं। मतलब चाचा को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और वापस से गद्दी पर बैठ जाते हैं। यानी एक बार फरगना से गद्दी पर हटाए गए, मतलब पहले बैठे, फिर चाचा ने हटा दिया। अब चाचा ने हटा दिया तो चाचा को इन्होंने फिर से हटा दिया, और फरगना की गद्दी फिर से पा लिया। अब गद्दी पर पाने के बाद में अपने कबीले को धीरे धीरे ये बड़ा करने लगे। अब फरगना पर इनका एक मजबूत शासन बैठ गया, और इनके पास सेना भी बड़ी हो गई। कुछ दिन के बाद बाबर ने सोचा कि मेरे जो पिताजी के पिताजी थे, मतलब मेरे फोर फादर में जो थे, कौन थे, चंगेज खान। और चंगेज खान कहां से शासन करते थे, फरगना भी टेरिटरी आती थी, मेन कैपिटल जो आती थी यहां समरकंद। इस जगह का नाम है समरकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी। इसको ट्रांस आक्सियाना भी कहते थे, ठीक है, ट्रांस आक्सियाना कहा जाता था। तो इसने सोचा कि चंगेज खान ट्रांस से शासन करते थे समरकंद, तो मैं चंगेज खान का अगर वंशज हूं, तो मेरा जिम्मेदारी यह है कि मैं ना केवल फरगना बाकी, बल्कि मैं जाकर के समरकंद पर कब्जा करूं और वहां से शासन करूं। तब मैं असला चंगेज खान का वंशज कहलाऊंगा। तो इसने सपना देखा कि मैं समरकंद जीत लूंगा। तो अब इसने क्या किया, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था सरगना। उसने अपने सेनापति, लोग क्या करते हैं अपने सेनापति को लड़ने भेज देते हैं, लेकिन इसने, इसको लड़ाई झगड़े का शौक था, इसने कहा मैं खुद जाऊंगा। इसने अपने सेनापति को, सरगना को कहा कि सरगना बेटा तुम फरगना देखना, फरगना की गद्दी पर बैठा दिया, और खुद एक सेना लेकर के चल पड़ा कहां, समरकंद पर आक्रमण करने। समरकंद में उज्बैक शासकों का शासन चलता था। शासक का नाम था सैबानी खान। याद रखना, समरकंद के जो शासक थे उनका नाम था सैबानी खान, जो कि उज्बेकिस्तान के मूल शासक थे, उज्बेक रूलर थे सैबानी खान। अब इनको सैबानी खान को हराना था, तो समरकंद इनको मिलता। अब ये फरगना से मरुस्थल ही मरुस्थल है ना, उज्बेकिस्तान में मरुस्थल है, किजाइलकुम मरुस्थल, यानी लाल रेत वाला मरुस्थल, किजाइलकुम, कराकुम, ये सब मरुस्थल है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। किजिलकुम मरुस्थल पूछा भी गया है पेपर में कि मरुस्थल कहाँ है। तो ये चल पड़े मरुस्थल के रास्ते, दुर्गम रास्ते को पार करते हुए समरकंद पर आक्रमण करते हैं और उज्बेकों को हरा देते हैं। सैबानी खान को पहले स्टेप में हरा देते हैं और समरकंद पर कब्जा पा जाते हैं। उसके बाद वहां की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये 6 महीने समरकंद में रहते हैं। उसके बाद इनको लगता है कि समरकंद में ठीक ठाक हमारा नेटवर्क बन गया है, अब मुझे वापस चलना चाहिए कहां, फरगना। अब ये जो वापस आते हैं, यहां से वापस आते हैं, तो इनको पता चलता है कि जो सरगना सेनापति को इन्होंने बैठाया था फरगना पे, उसने खुद को फरगना का शासक घोषित कर दिया है
और आदेश दिया है कि बाबर जब आए तो उसको पकड़ करके काल कोठरी में डाल दो, जिंदा या मुर्दा, उसको जैसे भी लाना हो लाओ। अब ये रास्ते में आ रहा है तो उधर से फरगना की सेना आ रही, इसने देखा इतना बड़ा धोखा हमारे साथ फरगना ने कर दिया। तो अब ये क्या किया, उल्टे पांव भागा समरकंद के लिए, कि मैं चलो फरगना हाथ से चला गया तो मैं समरकंद जाऊं, वहां पर अपना वहां पर सेना वना बनाऊंगा, फिर फरगना के ऊपर आक्रमण करूंगा। यानी इसके हाथ से फरगना फिर चला गया। एक बार चाचा छीने थे, दूसरी बार किसने छीन लिया, इनके सेनापति ने छीन लिया। अब ये वापस जाते हैं समरकंद, तो वहां देखते हैं कि इनका झंडा वंडा उखाड़ करके सैमानी खान ने फेंकवा दिया है। क्योंकि जब उस पर आक्रमण किए थे समरकंद के किले पे, तो सैमानी खान वहां से पलायन कर गया था। और जब ये नहीं थे तो उसने फिर से आके आक्रमण किया, इनसे समरकंद भी छीन लिया। और उधर से उसने सेना भेजा था कि बाबर को ढूंढो, और इधर से फरगना ने सरगना ने सेना भेजा था कि बाबर को ढूंढो। अब बाबर बेचारा परेशान। अब इसके हाथ में क्या था, न समरकंद था न फरगना था। दोनों जीतने के बाद ये फिर से हार गया था, और दोनों तरफ से इसको सेनाएं ढूंढ रही हैं। वहां से किसी तरह से बच बचा करके ये छुप उप गया, क्योंकि उज्बेकों की सेनाओं ने और सरगना की सेनाओं ने इनकी सेनाओं को काफी हद तक मार दिया था। कुछ ही लोग बचे थे, जाकर के गुफाओं में ये छुपा हुआ था। फिर एक बुढ़िया के यहाँ जाकर के ये छुप गया, उसने इनको चंगेज खान की कहानियां सुनाई, इसको मोटिवेट किया, तो इसके अंदर फिर से आग पैदा हुई कि मैं कुछ करूंगा। लेकिन अभी इसके पास कुछ बचा नहीं था, तो सोचा अब मैं कहाँ जाऊं, उज्बेकिस्तान में रहूंगा तो मुझे दो दो लोग ढूंढ रहे हैं, मार डालेंगे। तो अब ये सोचता मैं जाऊंगा, तो ये चला आता है ईरान। वहां से भाग करके ये आ जाता है ईरान। ईरान ईरान में ईरान में इस्माइल शाह नुहानी, ये थे फारस के खलीफा। फारस के खलीफा, इनका नाम था इस्माइल शाह नुहानी। तो ये फारस में आकर के नौकरी करने लगता है, मतलब कहीं घोड़े वोड़े को, मतलब एक छुपा हुआ था ना, तो एकदम नौकरी करने लगा था। इस्माइल शाह नुहानी के यहाँ ये नौकरी करने लगा था। तो एक दिन क्या होता है, कुछ दिन काफी समय तक उनके यहाँ नौकरी किया, और अपने आप को बताता था, है था ये सुन्नी। लेकिन जो इस्माइल शाह नुहानी थे, ये थे, एक मिनट बच्चों, शोरगुल हो रहा है भयंकर। तो इस्माइल शाह सिया थे, और ये था सुन्नी। सिया सुन्नी में आपस में झगड़ा रहती है। तो इस्माइल शाह को इसने बताया था कि मैं सिया हूं, सुन्नी नहीं हूं, सिया हूं। उनके यहाँ रहने लगा था। अब क्या था कि इस्माइल शाह की ये ठीक ठाक सेवा करता था। एक बार इस्माइल शाह इस इसको लेकर के, मतलब ये रथ पर अपने रखते थे जैसे नौकर वगैरह, तो इसको भी रखे हुए थे। तो ये इसको लेकर के शिकार खेलने गए। वहां पर इस्माइल शाह ने एक शेर देखा, और शेर का शिकार करने के लिए उन्होंने तीर छोड़ा। शेर डुबकी लगा के बच गया। अब शेर ने कहा मेरी बारी। अब शेर ने इनके ऊपर अटैक मारा। अब शेर इनको मार ही डालता इस्माइल शाह को। लेकिन वहीं तलवार रखी थी, मतलब इसने बाबर ने
तलवार निकाली और गर्दन पर एक वार किया, उसकी नस कट गई। एक ही तलवार की वार से शेर मर गया। एक बड़ी बात होती है कोई एक बार में शेर मार डाले, इसने मार डाला। इससे बड़ा प्रसन्न हुआ इस्माइल शाह, पीठ पीठ थपथपाया और बाबर को लेके आया, पार्टी दिया नाइट में इसको अलग से, तुम मेरे साथ आज डिनर करोगे। और इनसे कहा कि तुमने शेर मारा, इसलिए मैं भरी सभा में तुमको एक नाम देता हूं, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे, बाबर। तुमने बब्बर शेर मारा है तो तुम्हारा नाम आज से बाबर है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि किसने इसे उपाधि दिया था, बाबर का नाम किसने दिया था? क्या आंसर हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। इस्माइल शाह नूरानी। हाँ, ये कौन थे इस्माइल शाह जी? फारस के शासक खलीफा थे। हाँ, फारस के खलीफा थे। तो उन्होंने इसको ट्रीट दिया, बढ़िया नॉनवेज मुर्गा उर्गा फ्राई किया, शराब वराब इसके लिए मंगवाई स्पेशल। उन्होंने कहा ये बताओ, तुम मुझे दो कौड़ी के नौकर तो नहीं लगते, क्योंकि तुमने जब तलवार खींची और तलवार जब मारा तो उस एक्शन में एक लगता था कि ये कुशल योद्धा कोई सर हमारे। हाँ। सर आप ये बता रहे हैं, लेकिन सर जैसे उस पे सोशल मीडिया पे गूगल पे देखा था, तो सर उसमें बता रहे थे कि जो चगताई लोग थे वो सर नाम ले नहीं पाते थे, सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, उन्होंने इनको बाबर की उपाधि दी। नहीं, वो गलत है, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ओके सर। देखो, इतिहास में 20 तरह की बातें लोग लिखते हैं, लेकिन हम क्या मानेंगे? जो सिलेबस में है, जो हमारे मतलब जो यूपीएससी मानता है जो बात, ठीक है, तो वो सब। यस। इसने जो शेर से बचाया था, इसीलिए इसका नाम बाबर रखा गया था। तुम क्या बता रही हो, इसे सुन लेते हैं तुम्हारी बात भी। क्या लिखा है? सोशल मीडिया चेक करना पड़ो। वैसे लिखा क्या है सोशल मीडिया में? सर जो चगताई लोग थे वो मतलब सर इनका नाम का उच्चारण नहीं सही से कर पाते थे, तो तो उन्होंने ही इनको मतलब बाबर की उपाधि दी थी, बाबर बोला था। नहीं, तो बाबर कैसे बोल देंगे फिर? अगर नहीं बाबर आया कहाँ से? बब्बर शेर को, है ना, बाबर, क्योंकि बब्बर शेर मारे थे, बाबर मतलब वही जो बब्बर शेर को मार दे, उसका मतलब यही होता है। तो बाबर का तो इसके नाम से कोई मतलब था नहीं, तो वो लोग चागताई, हाँ, चागताई ट्राइब होती है, जनजाति, है ना, चागताई परिवार से थे ये लोग। लेकिन बात आती है कि ये गड़बड़ नाम ले कैसे लेंगे, आया कहाँ से? तो वो नाम आया कहाँ से, तो इस्माइल शाह ने वो नाम दिया था। अब चागताई लोग नहीं बोल पाते हो तो बात अलग है, वो बोलते रहे हो, लेकिन नाम दिया किसने? तो वहां पर आंसर होगा इस्माइल शाह नुहानी। एक पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर? तो उसने कहा भाई, तुम तो, हमको लगता है कि तुम कोई वॉरियर रहे होगे, है ना, तुम घोड़ा वोड़ा चलाने वाले तो नहीं लग रहे हो मुझे, बताओ अपनी असलियत। तो उसने कहा पहले 2-3 पैग और पी लीजिए ताकि मतलब न्यूट्रल हो जाए। तो उसने कहा कि महाराज बताएंगे आपको, लेकिन आप हमको मार न डालना। तो उन्होंने कहा कि काहे नहीं, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुमको काहे मारेंगे? हम तो बस तुम्हारा रहस्य जानना चाहते हैं कि तुम घोड़ा वोड़ा चलाने वाले तो नहीं लगते हो, तुम कोई बड़े आदमी हो। तो बाबर इमोशनल हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम, सही बात है, हम बहुत बड़े परिवार के थे, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा क्या क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा, पूरी कहानी अपनी बता दिया। कहा कि हमारे चाचा हमसे प्रॉपर्टी छीन लिए थे, फिर मैंने सेना बनाई, चाचा से प्रॉपर्टी छीन लिया। और उसके बाद फिर मैंने सेना को और बड़ा किया, फिर मैंने सेनापति को नियुक्त किया। स्क्रीन पर कोई मत लिखो भाई, कहानी सुनो केवल। मैंने समरकंद पर आक्रमण किया, साइबानी खान को हराया, और वापस जब मैं आया तो मेरा फिर से प्रॉपर्टी चला गया था। उधर वापस गया तो साइबानी खान ने फिर कब्जा कर लिया था, और दोनों मिलकर के मुझे ढूंढ रहे थे। मैं काफी समय तक मरुस्थलों में छुपा रहा।
तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊं, तो मैंने सोचा आ करके कुछ दिन आपकी शरण में रहूंगा, तो कुछ मेरा भला हो जाएगा, जिंदा रहूंगा, प्लस आपसे कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। तो मैं आया वही नौकरी कर रहा हूँ आपके यहाँ। तो उसने, इस्माइल शाह ने कहा कि तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो और तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने जान बचाई है फारस के खलीफा की, तो हम तुमको सेना देगा, हम तुमको तोप देगा, और तुम उसकी सहायता से फरगना पर आक्रमण करो, जहां पर तुम्हारे वो सेनापति लोग बैठे हुए हैं, उसने तुम्हारे साथ धोखा दिया, उसको सबक सिखाओ, जाओ अपने साम्राज्य में, है ना, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस्माइल शाह नुहानी ने इनको सेना दी, सपोर्ट दिया, तोपें दी, और भेज दिया कि जाओ तुम वहां आराम से राज्य करना। ये चले जाते हैं, अटैक करते हैं, फरगना में ताबड़तोड़ धूम मचा देते हैं, सेनापति को पकड़ते हैं और बदमाशी करने का, धोखा देने का बदले में उसकी हत्या कर देते हैं, और वापस से फरगना की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक चल रहा था। कुछ दिन के बाद बाबर को फिर से फील आता है कि मेरे जो दादा थे चंगेज खान, वो समरकंद से शासन करते थे, और शैबानी खान को जब तक मैं न हरा लूं तब तक मुझे चैन नहीं। इसने फिर से सेना बनाई और फिर से आक्रमण कर दिया, कहां, शैबानी खान के ऊपर, उज्बेकिस्तान, समरकंद में। इस बार शैबानी खान ने बहुत पावरफुल डिफेंस दिया, और ये इस हमले में जीत नहीं पाए, मतलब लड़ाई चलती रही चलती रही चलती रही। शैबानी खान पहले से अपने आप को स्ट्रांग कर रखा था, न हार हो रही थी न जीत हो रही थी। ये देख करके काफी, लगभग 6 महीना वहां लड़ता रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसने सोचा कि सभी तो नहीं जीत पाएंगे, चलो वापस लौट जाते हैं। अब ये वापस लौटता है तो देखता है कि इसके चाचा लोग फिर से फरगना कब्जे में कर लिए थे, और युद्ध में वहां शैबानी खान से इसकी लगभग 80% सेना मारी गई थी, कुछ बचा ही नहीं था। अब एक बार फिर से क्या हो गया बाबर के पास, क्यों बच्चों, कैसी है स्थिति बाबर की अब? कुछ नहीं, बेघर वाली। कुछ नहीं था। अब इसने गलती क्या करी थी यहां पर, कोई बाबर के इस हालात पर टिप्पणी करे। मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग बाबर के बारे में इतनी कहानी में क्या सोचते हो। आर्या रहमान, कहानी आपने पूरा सुना बाबर की? क्यों भाई, आपने बाबर की कहानी पूरा सुना, नहीं सुना? दयानंद चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे बाबर की स्थिति पर, आप इस हाल पर बाबर के क्या कहना चाहेंगे? सॉरी सर, मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन, भुवन तुम बताओगे? सर हम बताएं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, प्रिया। सर अब बाबर ना तो घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन गए हैं। बिल्कुल ना सही घर के। बात इन्होंने, प्रिया जी ने बताया कि बाबर की स्थिति यहाँ पर न घर के न घाट के, है ना, यही इनकी हालत है। गलती क्या किया था बाबर ने? हाँ अंजलि बताओ, क्या गलती किया था बाबर ने? सर वो अपने आप को कहीं एक जगह निश्चित सुगठित नहीं कर पाया था, ना अपनी सेना को, ना वो लोगों का वो जीत पाया था कि हम्म उसे राजा के रूप में स्वीकार कर ले। हम्म बिल्कुल। तो भाई यहां पर हमने देखा कि एक बार बाबर के पास फिर क्या स्थिति हो गई, जैसे पीछे था कि इसके पास कुछ नहीं बचा था, दोबारा से इसकी हाल वही हो गई कि इसके पास कुछ नहीं बचा। अब चाहे आप इसे बाबर की खराब किस्मत कह लो या खराब नीति कह लो, दोनों ही कह लो तो दोनों भी सही है। इसकी हाल बेहाल था। अब ये क्या हुआ कि वापस मरता क्या न करता,
इस्माइल शाह का दरबार लगा हुआ था और भिखारी वाली हालत हो गई थी। मरुस्थलों में बचते बचाते, खाना वाना बहुत समय से नहीं खाया था, कपड़े गंदे हो गए थे रेत में सना हुआ। बाबर वहां पहुंचता है दरबार में, लोगों से बताता है कि अरे मैं वही हूँ जो पहले साथ रहता था, मुझे खलीफा जानते हैं करके दरबार में एंट्री लिया ये। उन्होंने कहा कि यार बाबर, तुम यहाँ और इस हालत में, तुमको तो हम राजा बनवा दिए थे, मेरी मदद से तुमने वापस से समरकंद की एक टेरिटरी फरगना में जीत हासिल किया था, अब तुमको ये क्या हो गया, ऐसी हाल तुम्हारी कैसी हो गई, बेहाल। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि आपने मुझे फरगना पर तो विजय दिलवा दिया था, लेकिन फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने फिर से जाकर के कैपिटल पे हमला किया जहां शैबानी बैठा था, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। ऊपर से मेरे चाचा लोग फिर मेरा सब कब्जे में कर लिए हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। तो इस्माइल शाह ने कहा, देखो तुम हो एक नंबर के बेवकूफ, जब मैंने तुमको गद्दी बैठा दिया तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी, लेकिन चलो खैर, तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगा, लेकिन कान खोल के एक बात सुन लो, मैं तुम्हें सेना दे रहा हूं फिर से, लास्ट टाइम। इसके बाद तुम कभी मुझे अपना शकल नहीं दिखाओगे, बार बार मैं नहीं मदद कर पाऊंगा, तुम कभी समरकंद की तरफ नहीं देखोगे, एक बार हो गया जो हो गया, अब तुम कहीं और पर ध्यान लगाओ, ऊपर का छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, उज्बेकिस्तान भूल जाओ, कभी ना जाना तुम वहां, कोई दूसरी जगह ढूंढो और तुम वहां अपना राज्य फैलाओ। बाबर ने कहा ठीक, इनको कुछ तोपें और सैनिक दिया। बाबर ने सोचा कि मैं कहाँ आक्रमण करूं, किस जगह पर कब्जा करूं। अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा मैप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ, अब यहां से इनको तोपें वगैरह मिलती हैं। ये वाला एरिया इनको इस्माइल शाह ने भी मना कर दिया, इसने खुद भी सोचा कि अब मैं उज्बेकिस्तान भूल जाऊंगा, यहां कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर बार ये मेरे हाथों से छूट जाता है, तो अब मुझे वहां से मतलब नहीं रखना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, कान पकड़ लिया उसने, नहीं जाऊंगा। तो सोचा कि मैं जाऊं कहां फिर, तो यहां था इसी के जस्ट नीचे एक छोटा सा टेरिटरी था जिसका नाम था काबुल, अफगानिस्तान में काबुल ये जगह है। काबुल नदी यहां से होकर जाती है, जो सिंध की सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है ये काबुल, इसी के नाम पर है जगह काबुल। तो काबुल ये अपनी सेना वेना लेकर के काबुल सोचता है कि चलो उज्बेकिस्तान के ठीक नीचे काबुल है, वहां कब्जा कर लेता हूं। काबुल इसने क्यों चुना, कांधार पर भी आक्रमण कर सकता था, पेशावर पे भी कर सकता, वहां नहीं किया। क्यों? क्योंकि काबुल में एक 11 साल का लड़का गद्दी पर बैठा था, उसके पापा मर गए थे और काबुल पर नया नया गद्दी पर बैठा था, उसका नाम था उलूग बेग। तो इन्होंने सोचा किसको हराऊं, तो सोचा सबसे कमजोर कौन, इसने लिस्ट निकलवाई तो पता चला सबसे कमजोर है ये उलूग खान, 11 साल का लड़का है, काबुल का है, मैं इसको मार के जल्दी से गद्दी पे बैठ जाऊंगा आराम से, इसको हराना आसान है। देखो इनको वीर को, छोटे बच्चे को मारने जा रहा है। तो इनकी मदद से सेना वेना सब इस्माइल शाह ने दिया था, इसने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लिया और काबुल पर गद्दी पर बैठ गया इस्माइल शाह की मदद से। अब ये काबुल पर राज कर रहा था। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है यूपीएससी का, कि भारत पर आक्रमण करने के बुलावे से पहले बाबर कहां का शासक था। अब कहानी जिसने मेरी अच्छे से सुना है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर ले जाओ।
सर उसमें तो फरगना मैंने पढ़ा था शायद ऐसा कुछ। गलत है, फरगना नहीं। फिर तो काबुल ही होगा फिर सर। काबुल सही उत्तर होगा। काबुल का शासक था। फरगना से तो इसका मतलब ही नहीं रह गया। काबुल में बैठा था। यही काबुल में इसको निमंत्रण मिलता है कि आओ, अटैक करो। ठीक है। अब चलो दिल्ली के हालात देख लेते हैं। यहाँ के हिंदुस्तान की क्या हाल है। म्यूट रखो बेटा। जब किसी को बोलना होगा तभी म्यूट करेगा, बाकी समय म्यूट रखिए। Redmi 9 क्या नाम है आपका? म्यूट कर लो बेटा। एक मिनट। हेलो। हाँ, क्लास चल रही है, मैं क्लास में बैठा हूँ। हाँ, क्लास में आइए। हाँ, एक मिनट, किसका अनम्यूट है? म्यूट कर लो। Redmi 9 म्यूट कर लो अपना। Redmi 9 के नाम से किसका है? म्यूट कर लो ना, क्लास डिस्टर्ब होता है। बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है इन लोगों को, जैसे सुनाई भी नहीं देता है। ठीक। तो दिल्ली के क्या हाल है? दिल्ली के हाल बेहाल है। दिल्ली में गद्दी पर बैठे हुए हैं इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। यहाँ है इब्राहिम लोदी। इनके फैमिली में भी डिस्टरबेंस चल रहा है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ये गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे, दो चाचा थे। वो दोनों लोग इनके विरोध में थे। ये पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था। काजल, नाम बता पाएंगी कौन थे जिन्होंने इसको इनवाइट किया था कि आओ, अटैक करो दिल्ली, बाबर को? बताइए। इस्लाम सर खान लोधी और दौलत खान लोधी, दो चाचा थे इनके। इस्लाम खान लोधी, इस्लाम खान लोधी और दौलत खान लोधी। सबसे पहले इनको इस्लाम खान लोधी ने बुलाया 1519 में। इन्होंने अटैक किया, नहीं सक्सेस हो पाए थे। दोबारा से इनको फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने सोचा कि अटैक करेंगे। दौलत खान लोधी ने इनको इनवाइट किया कि पहले आओ, हमारे यहाँ रहो, पंजाब में। पंजाब वाले किले में आप हमारे यहाँ रुको, दिल्ली के पूरे हालात को समझो, प्लानिंग बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अटैक करना। दौलत खान लोधी ने बाबर को कहा कि तुम आना। इसने सोचा कि जैसे तैमूर लंग आया था, भारत पर आक्रमण किया था और अच्छे से लूट करके चला गया था, और सैयद डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी, खिज्र खान राजा बन गए थे। तो दौलत खान लोधी ने सोचा कि मेरे साथ भी यही होगा। बाबर आएगा काबुल से, दिल्ली में लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और चला जाएगा इनको मार करके, और उसके बाद मैं अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दूंगा।
इनके चाचा दौलत खान लोधी ने सोचा था। तो दौलत खान लोधी ने इनको बुलाया, इनवाइट किया, 1524 में बुला लिया था, 1524 में बुलाया था। आकर के ये पंजाब के किले में दौलत खान लोधी के घर पे रुके हुए थे। वहां काफी समय तक ये पॉलिसी बना रहे थे। ये किसका नंबर है जिसने वीडियो ऑन कर रखा है? म्यूट कर लो। तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि क्लास में डिस्टरबेंस ना करो, नहीं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर बेमतलब। Redmi 9 तुम ही कह रहे हैं, बेमतलब ऑडियो क्यों खोल के रखी हो? सभी लोगों का म्यूट रहना चाहिए। जब बोलने कहेंगे तभी बोलोगे। तो इनको बाबर को इनवाइट किया, 1524 में आया, पंजाब के किले में अपना रह रहा था और लुधियाना उधियाना घूम रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था कि जब हम अटैक करें इब्राहिम लोदी के ऊपर, जब ये सबसे ज्यादा कमजोर हो, उस स्थिति में मैं इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करूं और इब्राहिम लोदी के दुश्मनों के साथ दोस्ती बनाऊं। तो वे अपना षड्यंत्र रच रहा था। 1524 में आने के बाद साल 2 साल अपना नेटवर्क बना रहा था। उसी में राजस्थान के राजपूत शासक, जिनका नाम था मेवाड़ के राजा या चित्तौड़ के राजा राणा सांगा थे। राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी के दुश्मन थे। तो इनसे भी संपर्क किया बाबर ने। राणा सांगा ने भी कहा हाँ हाँ तुम आओ आओ, दिल्ली पर अटैक करो, हम तुम्हें सहयोग करेंगे। तो राणा सांगा को यह लगता था कि दिल्ली पर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा, तो मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगा और ये चला जाएगा काबुल वापस। तो राणा सांगा ने इस बात पर इसको प्रॉमिस किया था कि तुम आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब होता है, यहां तक की बात हो गई, सारा सिस्टम बन गया। अब देखते हैं आगे की कहानी। यहां से पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। इसी यस सर। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो बाबर ने मौका देखा और 1526 में, दयानंद जी स्क्रीन पर मत लिखो, आप लोग बिल्कुल शांति से केवल क्लास करो, स्क्रीन वगैरह पर मत लिखो, ना ही अपना अनम्यूट करो, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए क्लास में। स्क्रीन पर मत लिखो भाई, तुम लोग बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो आज। ये Redmi 9 किस नाम क्या है तुम्हारा? तुमको हम बोल रहे हैं म्यूट करके रखो, जिसका वीडियो ऑन है, जिस बच्ची का। तुम्हें कह रहे हैं म्यूट करके रखो अपना मोबाइल। कर रखे है सर। कहाँ करके रखा है? म्यूट करो इसको, तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। हम्म। तो भारत में मुगल शासन की स्थापना होने वाली, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये युद्ध पानीपत में लड़ा गया था। इसके पहले बाबर 4 अटेम्प्ट कर चुका है, वो देख लीजिए। ठीक है। 1519 में से 1520 में, है ना, इसने सबसे पहले भीरा के किले पर, जो झेलम नदी के तट पर था, एक छोटी विजय थी इसकी। जब पहली बार इस्लाम शाह ने बुलाया था तो वो जीतने में सफल रहा था, लेकिन बाद में वो किला वापस से कब्जे में चला जाता है, वो वापस काबुल चला जाता है। 1520 में इसने सियालकोट पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं रहा। 1524 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं रहा था। 1526 में फाइनली बाबर सफल हुआ पानीपत की लड़ाई में। इस बार इनको बुलाया था दौलत खान लोदी ने। क्यों बुलाया था? ये चाहता था कि इसका बेटा दिलावर खान लोदी, है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। यही बात उसकी बाबर से हुई थी। कब लड़ी गई? एग्जैक्ट डेट है 20 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने एक युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, जो फारसी युद्ध प्रणाली थी, तुलुगमा। याद रखना, पेपर में पूछा गया है तुलुगमा। किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? तुलुगमा, जिसे रूमी शैली की युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि फ्रंट में थोड़ी सी सेना दिखाई जाती है और बाकी की सेना कुछ यहां छुपी रहती है, कुछ यहां किसी खाई में छुपी रहेगी, जंगल में सेना छुपी रहेगी, और फ्रंट में केवल थोड़ी सी सेना दिखाई जाएगी। और ये जगह कहलाता है तुलुगमा। इधर वाला कंफ्यूज हो जाएगा, छोटी सी सेना देख करके आक्रमण करेगा। इस तुलुगमा में जब आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये सारी सेना पीछे से चारों तरफ से आकर के इसको घेर लेंगी, और इस तरह से शत्रु तुलुगमा में फंस जाता है और हार जाता है। इसी युद्ध प्रणाली, ये पेपर पूछा गया था, किस युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था? मोहम्मद गौरी ने भी तराइन वाले युद्ध में यही तुलुगमा का प्रणाली का प्रयोग किया था। जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तख्ता पलट हुआ था दिल्ली में, सेम युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल बाबर ने भी किया तुलुगमा का, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कम सेना में भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया, चारों तरफ से घेर करके मारा। साथ ही इसने तोपों का प्रयोग किया। याद रखना, तोपों का प्रयोग किया था। भारत में अब तोपों का प्रयोग शुरू हो गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तोप कहां से लेके आया था? ईरान से लेकर के आया था तोपें। आगे देखते हैं। इब्राहिम लोदी बुरी तरह से, ये लिखा हुआ है यहां पर, है ना, रूमी शैली है, या जिसे तुलुगमा भी कहा जाता है, इसने इस्तेमाल किया था। तुर्की पद्धति, एक ऐसी पद्धति है लड़ाई की, तुर्की पद्धति, तुलुगमा। जो जो बता रहा हूं सब नोट्स में है, आप पढ़ोगे तो कहानी सब समझ में आ जाएगी। अब इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और दिल्ली को अच्छे से लूटता है, दिल्ली के किले पर अपना कंट्रोल बना लेता है। कुछ दिन के बाद में वो आता है दौलत खान लोदी, बाबर से कहता, भाई तुम कब जाओगे? लूट वूट तो लिए, सब कुछ कर लिए, तुमको बुलाए थे, सब हो गया, अब तुम चले जाओ। उसने कहा, कहाँ जाऊं? उसने कहा, आप अपने घर चले जाओ, चाहे वहां समरकंद चले जाओ, चाहे काबुल चले जाओ, जहां भी जाना हो चले जाओ, दिल्ली का पिंड छोड़ो, अब यहां पर हमारा बेटा बैठेगा। यही तो बात हुई थी। बाबर हंसा। उसने कहा, तुमको लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम हमको बुलाओगे, मैं सेना लेकर के आऊंगा, युद्ध करूंगा और जीत करके तुमको दे दूंगा सिंहासन, और मैं वापस चला जाऊंगा?
मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि आप मंगोल चचा तैमूर के वंशज हो। तैमूर ने भी तो यही किया था। वो आया था, दिल्ली पर अटैक किया था, और फिर चला गया था लूट के, और गद्दी पर खिज्र खान को बैठा दिया था। तो आप मेरे बेटे को बैठा दो और आप चले जाओ। तो इन्होंने कहा देखो भाई, हमारे जो नाना जी थे तैमूर, उनके पास एक बहुत बड़ा किंगडम था। उज्बेकिस्तान पूरा पूरा, तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, तीन तीन तान, है ना, अफगानिस्तान, ये सब हमारे तैमूर लंग का एरिया था। उनके पास एक बहुत विशाल साम्राज्य था। तो वो दिल्ली के चक्कर में नहीं पड़े थे, चले गए थे। लेकिन मेरे पास तो कुछ है ये नहीं है। मेरे पास ना समरकंद है ना कुछ है। मेरे पास छोटा सा काबुल है। तो मैं काहे लिए चला जाऊंगा? मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं पर अपना वंश स्थापित करूंगा। मुझे तो यही जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर सब आपस में लड़ते रहते हैं और हमको मौका मिलेगा। उसने कहा तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, तुम अच्छा आदमी नहीं है। गाली देना शुरू कर दिया बाबर को। किसने? दौलत खान लोधी ने। इसने दौलत खान लोधी को पिटवाया और सुल्तानपुर के कारागार में बंद करवा दिया। इनका बेटा बदला लेने के लिए आता है। दिलावर खान आते हैं, बाबर के दरबार में उत्पात मचाते हैं, कहते हैं हमसे लड़ो। बाबर के सैनिकों ने दिलावर खान को खूब पीटा, लेकिन तब भी वो कहता रहा मैं अपने पिता का बदला लूंगा। बाबर खुश हुआ इसकी पितृभक्ति देख करके। उसने कहा इधर आओ, कहे देखो तुम्हारे से मैं खुश हूं, तुमको मैं सुल्तानपुर का गवर्नर बना देता हूं और तुम अपने पिता को छुड़ा लेना, लेकिन मेरे अधीन काम करो। उसने कहा ठीक है। उन्होंने जाकर के वहां सुल्तानपुर का गवर्नर बना दिया। अब इनके उसने अपने पापा को छुड़वा लिया। दौलत खान ने कहा तुमने मुझे क्यों छुड़वाया? तूने अधीनता क्यों स्वीकार की? मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता था, दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था, तुम गवर्नर बन गया बाबर के चक्कर में आकर के। और जा करके बाबर को फिर से गालियां देने लगा। बाबर ने इसको इस बार कहा कि इसे पीटते पीटते तब तक पीटो जब तक कि ये मर ना जावे। तो इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये भागते हुए एक पहाड़ पर चढ़ा, इधर से सैनिक इसको दौड़ा रहे थे, पहाड़ से कूदा और मर गया। इस तरह से दौलत खान लोधी मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाबर का अपना राज्य स्टेब्लिश हो गया। कुछ समय के बाद में बाबर ने सोचा कि इधर एक और लोग थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। कहा था कि क्या कहा था? कहा था कि हम गद्दी पर बैठेंगे, सॉरी, तुम आओ हम तुम्हें सेना का हेल्प करेंगे, राणा सांगा। लेकिन इन्होंने ऐन मौके पर हमारी मदद नहीं की इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो इससे खुन्नस खाया था। इसलिए बाबर ने राणा सांगा के ऊपर अटैक कर दिया। सेकेंड बैटल। पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत वाला। अब दूसरा युद्ध कौन सा है? खानवा में ये युद्ध लड़ा जाता है। ये देखिए, ये है राणा सांगा जी। इसने क्या आरोप लगाया? कि समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। मेवाड़ के राजा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन बाबर ने कहा कि हम इनको सबक सिखाएंगे क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इस युद्ध में मेवात के हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का सहयोग किया। कई लोगों ने राणा सांगा का सहयोग किया। ऑप्शन में पूछा जाता है कौन कौन राणा सांगा के साथ था खानवा के युद्ध में? अफगान सरदार इनके साथ थे। किसके नेतृत्व में? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, चचेरा भाई महमूद लोदी। इनके साथ वो अफगान सरदार था, वो राणा सांगा के साथ था, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, मारा था।
तो महमूद लोदी राणा सांगा के साथ आ गया, एक ये साथ में थे। चंदेरी के राजपूत राजा थे जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय इनके साथ थे, क्योंकि राजपूत राजपूत भाई भाई, वो भी राणा प्रताप के साथ थे, सॉरी राणा सांगा के साथ थे। और मेवात का हसन खान मेवाती एक तगड़ा लड़ाका था। उसने भी उसने लिखा कि अफगानों को इन्होंने मारा, तो अफगानों से उसका फेद था। उसने कहा इन्होंने, बाबर ने, बाहरी आदमी गलत किया इब्राहिम को मार करके। इन्होंने भी राणा सांगा का सहयोग किया था। तो आपको टिक मारने के लिए आएगा कि कौन कौन साथ था, तो इनमें से तीनों का नाम आता है, तीनों सही हो जाएगा, या जिसका नाम आएगा वो आप टिक मार देना। ये महमूद लोदी, ये बनना चाहता था दिल्ली का सुल्तान, इसलिए कि इब्राहिम के मरने के बाद मेरा गद्दी पर अधिकार होना चाहिए, इसलिए इसने क्या कहते हैं, साथ दिया राणा सांगा। फिलहाल अब आता है युद्ध का दिन, बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527, सेकंड बैटल है इंपॉर्टेंट बाबर की। सब लोग युद्ध करते हैं, राणा सांगा बहुत बहादुरी से युद्ध करते हैं। सीकरी की, फतेहपुर सीकरी के बगल है खानवा, वहीं पर युद्ध लड़ा जाता है। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, राणा सांगा ने हाथियों का प्रयोग किया था। हाथी तोप की आग से भड़क गए, अपनी सेना को कुचलने लगे थे। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कहते हैं कि राणा सांगा के 80 घाव हो गए थे बॉडी में, लेकिन तब भी वो राणा सांगा मजबूती से लड़ रहे थे। बाबर ने कुछ गुप्तचरों का प्रयोग किया। राणा सांगा का ट्रीटमेंट चल रहा था, इनके घायल थे तब भी लड़ रहे थे, युद्ध में लड़ने के बाद घायल हुए, अपने कैंप में गए। किसी ने कैंप में राणा सांगा को जहर पिला दिया और राणा सांगा मर गए। और इस तरह से जो भी संगठित टीम थी, राणा सांगा के मरने के बाद सब कमजोर असहाय महसूस करने लगे। जब लीडर ही नहीं रहा तो सामना नहीं कर पाई सेना। बाबर फिर फाइनली, शुरू में हार रहा था लेकिन अंत में पासा पलटा राणा सांगा के मरने के कारण। इसने युद्ध को जीत लिया। अब तीसरा युद्ध, क्योंकि मेदिनी राय ने, अब दो लोग बचे हैं जिन्होंने राणा सांगा की हेल्प किया था। एक तो है मेदिनी राय, दूसरे हैं महमूद लोदी, जो बड़े दावेदार थे। और इन दोनों से खतरा यह था कि ये लोग भी दिल्ली की सिंहासन पर नजर बनाए हुए थे। तो अगला युद्ध 1528 में लड़ा जाता है। तीसरा युद्ध है ये, चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। राणा सांगा ने अपना मालवा का जो साम्राज्य था मेदिनी राय को सौंप दिया था। आगे बढ़कर के वो मालवा पर आक्रमण करता है, मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करता है। इस युद्ध में, है ना, मेदिनी राय हार जाते हैं, लेकिन बड़ा तगड़ा डिफेंस देते हैं, फाइनली हार जाते हैं। बाबर फिर जीत जाता है। अब चौथा युद्ध, फोर्थ बैटल, घाघरा का युद्ध 1529। आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले कहाँ, पहला बैटल कौन सा था, दूसरा बैटल कौन सा था, तीसरा बैटल कौन सा था, चौथा बैटल कौन था। ये चारों युद्ध का सीक्वेंस और ईयर आपको याद रखना है। घाघरा का युद्ध ये क्यों लड़ा गया? जब यहां युद्ध वगैरह हो गया, सब लोग हार गए थे, इब्राहिम लोदी हार गया, तो भागता हुआ महमूद लोदी राणा सांगा से हाथ मिलाया था। राणा सांगा भी हार गए, तो महमूद लोदी भागते हुए मेदिनी राय से हाथ मिलाता है।
ये ऐसा अपशकुन था महमूद लोदी कि जिससे हाथ मिलाता था वही हार जाता था। ये जाकर के चंदेरी में हाथ मिलाया तो बाबर वहां अटैक किया, मेदिनी राय हार गया। अब महमूद लोदी बिहार भाग गया। बिहार में बहर शाह लोहानी का शासन था। बहर शाह लोहानी वहां गया। बाबर एक विशाल सेना लेकर के बिहार की तरफ आगे बढ़ता है और बहर शाह लोहानी का बेटा था, बहरशाह लोहानी, सॉरी, बहरशाह लोहानी का जो बेटा था उसका नाम था जलाल खान। जलाल खान आगे जलाल खान बिहार का राजा बनेगा बहरशाह के मरने के बाद। बहरशाह लोहानी ने देखा कि आक्रमण करेगा, हमारे बेटे को खतरा हो जाएगा, मेरे बेटे को भी मार डालेगा। तो उसने बाबर के साथ कहा कि भाई देखो, हमको लड़ना भिड़ना नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, ये जो आया था भगोड़ा, इब्राहिम का भाई, वो क्या नाम है उसका, महमूद लोदी, उसे तुम पकड़वा दो, हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे। बहर शाह लोहानी ने इनके साथ हाथ मिला लिया। बाबर ने संधि में कहा ठीक है, मैं जलाल खान को बिहार का रूलर मानता हूं, लेकिन तुम हमको टैक्स दोगे, आज से तुम मेरे अधीन काम करोगे। वो मान गया। बिना लड़ाई के इन दोनों का शांति हो गया। तो ये पकड़वाना था, क्योंकि महमूद लोदी को, तो महमूद लोदी फिर भाग गया, भाग के गया बंगाल। वहां बंगाल में ये फिर से हाथ हाथ मिला रहा है। 1529 में उसी को ढूंढते हुए घाघरा का युद्ध होता है। सुल्तान महमूद लोदी यहां पर बंगाली सेना को यूनाइट करके अफगानी लोगों को अपने साथ जोड़ करके युद्ध करते हैं बाबर के साथ 1529 में, घाघरा का युद्ध जिसे कहा जाता है। और फाइनली इनकी फिर से हार हो जाती है, डिफीट। महमूद लोदी इतना बड़ा भगोड़ा था, कुल से भाग, दिल्ली से भागा, मेवाड़ से भागा, मालवा से भागा, बिहार से भागा, बंगाल से भागा, और भाग करके अब चला गया कहाँ, फाइनली उड़ीसा। और वहां ये संत बन गया, कहा कि हमको नहीं लड़ना, अभी कुछ दिन तक मैं ऐसे रहूंगा। तब जाकर के इसका पीछा छोड़ा बाबर ने 1529 में। फाइनल अंतिम युद्ध था ये था बाबर के युद्ध। बाबर ने अपने जीवन की सारी कहानी, हाँ, एक किताब में लिखा है, तू जू के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। याद रखना, ये भारत में आप देख लो, मुगलों में पहला जीवनी है, आत्मकथा। ये क्या है, बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा, इसी में जो पूरा कहानी मैंने अभी आपको शुरू में सुनाया था, इसकी फरगना सरगना की सब इसमें लिखा हुआ है। बाबर की जो वहां पर समरकंद में जो स्ट्रगल थी, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और इससे मुगल वंश की स्थापना और ये सारा जो इतिहास हमें जानने को मिलता है। अब देख लेते हैं, बाबर ने यहाँ पर अब काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ही लिया है, बिहार तक, बंगाल तक अपना दाव जो है जड़ जमा चुका है बाबर। बाबर धार्मिक नीतियां क्या थी, देखते हैं बाबर की। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो धार्मिक नीति, बाबरी मस्जिद का फोटो मैंने लगाया हुआ है। हाँ। बाबर नियमित रोजा रखता था, रमजान भी करता था। बाबर एक धार्मिक व्यक्ति था, इस्लामिक था, कट्टर सुन्नी इस्लामिक था।
ये वाली बात पेपर में पूछी जा सकती है। बाबर एक सूफी संत, जो कि नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के थे। सूफी संत शेख उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि मुगल शासक बाबर किस सूफी संत का शिष्य था। नोट कर लो बच्चों, नक्शबंदी संत, और किस कम्युनिटी के थे ये? नक्शबंदी कम्युनिटी के थे। मान लो ऑप्शन में दे दे कि चिश्ती, तो गलत हो जाएगा। नक्शबंदी सूफी संत शेख उबैदुल्ला अहरार के शिष्य थे, जिन्हें तैमूरी लोगों का संरक्षक माना जाता था और शरिया का सख्त पालन करते थे, उसी की शिक्षा देते थे। इन्होंने शरीयत ला को सख्ती से पालन करने की शिक्षा दिया था। लेकिन बाबर इधर पूजा पाठ भी खूब करता था, उधर एक नंबर का अय्याश भी था। बाबर अफीम खाता था, गरीबों में अफीम बांटने का काम बाबर करता था। गरीबों को क्या करता था? अफीम बांटता था, जाओ भाई मजे करो तुम लोग। और खुद शराब पीता था, जबकि शरीयत ला में शराब पीना हराम है, लेकिन ये शराब पीता था। बाबर ने तुझके बाबरी बाबरनामा में स्वयं यह बात एक्सेप्ट किया है कि मैं शराब पीता हूं। क्या करूं, मना है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मेरा मेंटल प्रेशर इससे डाउन होता है, खुद बताया है। तीसरी बात, हाँ, ये थे बाबर। बाबा कुली खान एक थे, है ना, जिसे बाबर का संरक्षक माना जाता था। ये सेनापति थे बाबर के, सेनापति। और एक सेनापति था, इसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है ना। मीर बाकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन थे अभी बताता हूं मैं। बाबर का एक लड़का था, मतलब एक गुलाम था, जिसका नाम था बाबरी। उस लड़के के साथ बाबर के शारीरिक संबंध थे, नाजायज संबंध थे। बाबर उसे प्रेम करता था और बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए इसी सेनापति मीर बाकी को भेजा था। मीर बाकी मीर बाकी ने अयोध्या को तहस नहस कर दिया और वहां पर मस्जिद की स्थापना किया। कहते हैं कि जो सीमेंट में वहां के लोगों का खून मिला करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये वही मस्जिद है, देख लीजिए आप लोग। कार सेवा दलों ने इस मस्जिद को तोड़ डाला था, काफी ज्यादा विवादित मामला चला था। आप लोग को इस बारे में सब पता ही होगा। अभी भी मामला तूल पकड़ लेता है बीच बीच में। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, क्योंकि पहले राम मंदिर था, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। राम जन्मभूमि को तोड़ करके मीर बाकी ने ही तोड़ा था। तो वापस से मस्जिद का वापस से वहां जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है। तो बाबरी जो इसका नाम रखा गया, कहते हैं कि ये जो बाबर का वो छोटा लड़का जिसके साथ इसके नाजायज संबंध थे, उसी के नाम पर रखा गया। उसको वहीं रखा था इसने। वहां पर मस्जिद जैसा कुछ नहीं है। सारी मस्जिदों का डिजाइन ऐसा होता है कि जब कोई नमाज पढ़े तो सबका मुख मक्का की तरफ, सर मक्का की तरफ झुका होना चाहिए। बाबरी मस्जिद में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। कहते हैं कि ये केवल अय्याशी का अड्डा था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबरी जैसा कोई नहीं था। ये झूठ बात है, और बाबरी एक शुद्ध मस्जिद थी।
तो इतिहासकार अलग अलग मत के होते, आपको इससे नहीं पढ़ना है, आपको बस ये जानना है कि बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा था, बनवाया किसने था, तोड़ा किसने था, बनवाया किसने था, है ना। बनवाया था इसी बाबर ने, किसको भेजा था, मीर बाकी को भेजा था, और पेपर में क्वेश्चन बना है। बाबरी जो ये लड़का है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है बाबर नामा में, बाबर की आत्मकथा में खुद, कि बैटल ऑफ खानवा से जब वापस लौटता है तो बहुत लोग खड़े थे, लेकिन बाबर भागता हुआ जाकर के बाबरी से मिला, और बाबरी से मिलते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे प्यार में। ये बात खुद बाबर ने लिखी है बाबरी के बारे में, तो झूठ हो नहीं सकती। ठीक है। ये जो मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनाने का काम इसने किया, ये दिखाने के लिए कि मैं बुत परस्ती यानी मंदिर मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं, ताकि इस्लामिक लोग इसको बहुत सम्मान दें और ये माने कि ये क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है, अपने आप को जिहादी दिखाने के लिए इसने ये किया था। हाँ, बाबर चित्रकला और कविता का भी शौकीन था, और बाबर थोड़ा खर्चैलू कम था, तो इसने सस्ती मस्जिदों का निर्माण कराया था, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य बाबर ने नहीं कराए थे, बहुत कम। इसकी जो मातृभाषा थी क्या थी, पेपर में पूछा जा चुका है। बाबर की जो मातृभाषा थी क्या थी, क्योंकि चागताई तुर्की जनजाति का था, इसलिए इसकी भाषा भी चागताई थी। आगे देखते हैं। इसके काल में फारसी भाषा देश में खूब फैली फूली, फारसी कवियों को इसने काफी तराशा, और इसके कुछ निर्माण कार्य थे जो आप यहां पर देख सकते हो। ये कुछ एक क्वेश्चन आया था, उसका उल्लेख है। क्वेश्चन था कि तुजुक ए बाबरी कैसे साबित करता है कि बाबर एक सांस्कृतिक व्यक्ति था। ये उस क्वेश्चन का हल है। क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, बस लास्ट चल रहा है, युद्ध वगैरह हो ही गया। अभी थोड़ा सा देखेंगे कि बाबर ने देश में बनवाया क्या क्या, और ये जो मेंस का क्वेश्चन इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तुझके बाबरी से पता चलता है ना, कि ये क्या है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में ये फारसी में ट्रांसलेट भी की गई थी। किसने किया था, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तुर्की में थी तो फारसी में ट्रांसलेट किसने किया, मिर्जा अब्दुल रहीम द्वारा। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना अब्दुल रहीम द्वारा बाबर नामा को फारसी में बाद में ट्रांसलेट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बाबर नामा को किसने फारसी में ट्रांसलेट किया था। तुझके बाबरी उस दुनिया का सच्चा वर्णन है जिसमें लेखक रहता था और उन लोगों का भी जिनके साथ वह संपर्क में आया था। यानी इसमें बहुत सारी सही बातें मिलती हैं बाबर के जीवन के बारे में, सुंदर और शुद्ध सत्य बात पर आधारित है। और इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि बाबर ने क्या क्या बनवाए थे और क्या क्या बनवाना चाहता था। हालांकि बाबर, इसमें पता चलता है कि बाबर मितव्ययी था, फालतू फिजूल का खर्चा नहीं करना चाहता था, तो ये केवल इबादत के लिए मस्जिदों का जो निर्माण करता था वो इसने किए, लेकिन उसमें असरफी लगवा दें, सोना जड़वा दें, ये सब काम शाहजहां करता था। बहुत महंगे इमारतों का निर्माण करता था, ये महंगी इमारतों का निर्माण नहीं करता था। इसको संगीत और कला में भी दिलचस्पी थी, प्रकृति से इसको प्रेम था। ठीक है, बाबर एक भावुक
प्रकृति प्रेमी था, जो अपने देश के नदियों, घास के मैदानों, चारागाहों का आनंद लेता था। झरने, झील, पौधे, फूल, बीच में बैठा रहता था। इसलिए इसने जो मस्जिदें बनवाई या जो मकबरे बनवाए, तो उसमें इसने एक शैली का प्रयोग किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएएस, पीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, कुल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस, कि मुगल स्थापत्य कला, प्रारंभिक स्थापत्य कला किस शैली पर आधारित थी, या बाबर के स्थापत्य कला या वास्तुकला की शैली क्या थी। बाबर ने भारत में किस शैली को इंट्रोड्यूस किया, भवन किस शैली पर बनवाता था। तो उसका उत्तर है चारबाग। चारबाग शैली की वास्तुकला, बिल्कुल मत भूलना बच्चों, मेंस का भी क्वेश्चन बन चुका है। आर्ट एंड कल्चर में फिर से पढ़ने को पाओगे ये बात। चारबाग शैली की वास्तुकला का प्रयोग करता था। इसमें क्या होता था, बीच में मॉन्यूमेंट होता था, जो भी इसको बनाना गुंबदाकार होता था। ठीक है, मॉन्यूमेंट कैसा होता था, बल्बस डोम। गुंबद कैसे होते थे, एक गुंबद, फिर उसके ऊपर एक गुंबद, फिर एक गुंबद, जिसे कहते हैं बल्बस डोम, पिरामिडल डोम। बीच वाला मॉन्यूमेंट ऐसे होता था। और फिर इसको स्क्वायर पे काट दो, ऐसे कर दो। इधर एक बाग यहां होता था, बगीचे होते थे जिसमें फूल वूल, खूब सारा पेड़ पौधा, फल। एक बाग यहां होता था, एक बाग यहां होता था, एक बाग यहां होता था। रास्ता चारों तरफ से आता था मिडिल मॉन्यूमेंट की तरफ, है ना, ऐसे। यहां भी बाग, यहां भी बाग, यहां भी बाग, बीच में एक झील होगी, पानी नदी वगैरह का कनेक्ट करेगा, नदी का पानी उस झील में जाएगा, जिससे कि पानी की दिक्कत ना हो। पेड़ पौधों की सिंचाई उचाई भी तो होनी है। और बीच में मॉन्यूमेंट, चारों तरफ बागों से घिरा हुआ मॉन्यूमेंट, इसलिए इसे चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। फिर से क्वेश्चन बना कि हु इंट्रोड्यूस चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्या उत्तर होगा बच्चों, बाबर। बाबर। बाबर समकोण पे काटते थे, चौराहे जैसा आकृति होती थी, बीच में बल्बस डोम। याद रखना, कैसा गुंबद, ऐसा गुंबद, गुंबद के ऊपर छोटा गुंबद, फिर उसके ऊपर छोटा गुंबद, ऐसा। और ये क्या था, इंडो पर्सियन आर्किटेक्चर, यानी भारतीय और फारसी वास्तुकला का मिश्रण। इसने ये सब सीखा था फारस के शाह इस्माइल शाह के यहाँ, और यहाँ भारत के मंदिरों को तुड़वाया था, उनके ऊपर बनवाया था। तो तो क्या बन गया, एक नया आर्किटेक्चर पैदा हुआ, इंडो पर्सियन। इंडो पर्सियन। तो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर जो जो था, वो था इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक। लेकिन मुगल साम्राज्य की जो वास्तुकला थी, वो कैसी थी, इंडो पर्सियन, फारसी मिक्स, भारत में फारसी शैली का मिश्रण। चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पैदा हुआ भारत में बाबर के आने के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दान वान करता रहता था, उदार भी इसको बताया गया है बाबर नामा में। खुद की बड़ाई कितना भी कर ले आदमी, है ना, बाद में सब बात पता ही चल जाता है। ठीक है, अब कुछ आर्किटेक्चर क्या क्या है ना, वो आप देख लीजिए। काबुली बाग क्या क्या बनवाया है इसने। पूछा जाए निम्नलिखित में से किसका निर्माण बाबर ने नहीं करवाया या बाबर ने करवाया, तो आपको याद रखना है, पानीपत में जो ये युद्ध जीता था, महमूद लोदी को जो हराया था 1526 में, उस खुशी में
इसने पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम काबुली बाग, यह भी चार बाग शैली पर आधारित था। गूगल करके आप लोग यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लेना काबुली बाग कैसा दिखता है, या फिर नोट्स में मैं फोटो भी ढूंढ के ऐड कर दूंगा, मेरे पास समय कम बचा था, मैं इसमें फोटो भी काबुली बाग का लगा करके नोट्स मेंटेन करके मैं आपको भेजूंगा। पहले युद्ध के बाद इसने काबुली बाग का निर्माण करवाया था, क्योंकि काबुल से आया था, काबुल से यादें थी इसे, और उसने पानीपत में हरा दिया तो इसने काबुली बाग की स्थापना किया। मस्जिद थी ये कि अल्लाह अल्लाह तूने मुझे जितवा दिया। 1527 में भारत में बाबर के द्वारा बनवाया गया पहला मस्जिद, पहला मुगल मस्जिद, मुगल वंश की सबसे पहली वास्तुकला का नमूना भी यही है। आप पेपर में पूछा जा चुका है पीसीएस में कि मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण क्या है, या चार बाग शैली का पहला उदाहरण क्या है, बाबर आते ही क्या बनवाया भारत में। क्या उत्तर होगा बच्चों, क्या उत्तर होगा? काबुली बाग। काबुली बाग, कि हम काबुल से आए तुरंत बनवाए, मैसेज है इसमें। कहाँ है ये? दिल्ली। मिलान करने को आ जाए तो कहाँ मिलाओगे? पानीपत। पानीपत में मिलाओगे। बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है इसने अपनी जो महारानी थी, है ना, उनको डेडिकेट करते हुए बनाया था। उनका नाम भी था मुसम्मत काबुली बेगम, तो ये उन्हीं के नाम पर रखा था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम। आगे बढ़ते हैं। संभल में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बस ज्यादा डीप में नहीं जाना है। बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था इसने? मीर बाकी को भेजकर, अयोध्या। हाँ, अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, अब नाम बदल गया भाई, घाघरा का नाम बदल के अब क्या हो गया है? सरयू। और फैजाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। आराम बाग, आराम करने की जगह बाबर की, बाद में इसे राम बाग के नाम से जाना जाएगा। आराम बाग आगरा में, यहां पर इसने एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाद में इसको अकबर बड़ा सा बनवा देगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको बनाया आराम बाग। याद रखना, आराम बाग, ये भी चार बाग शैली पर आधारित है। आराम बाग कहाँ है? ये आराम बाग आगरा में, आगरा में है आराम बाग। अकबर ने आराम बाग में क्या अपना बनवाया है? मकबरा। अकबर ने अपने गाड़े जाने का व्यवस्था यही आराम बाग में करवाया था। आराम बाग में अकबर का भी मकबरा है, लेकिन शुरुआती जो मॉन्यूमेंट है बनवाया था इसी में। आराम करने की जगह, लोटस गार्डन। इसका असली नाम था बाग ए नुलीफर, धौलपुर राजस्थान में। ठीक है, लोटस गार्डन अभी कहते हैं इसे, इसका तब नाम था, अभी भी जानते हैं इसी नाम से, बाग ए, है ना, नीलोफर, या इसका दूसरा नाम है बादशाही बाग। इसका भी लास्ट मॉन्यूमेंट है लोटस गार्डन या बाग ए नीलोफर। ये चित्तौड़ विजय, राणा सांगा को हराने के उपलक्ष्य में 1530 में चंबल नदी के तट पर इसको बनवाया है, बादशाही बाग। तो पेपर में क्वेश्चन बने कि राणा सांगा को हराने के बाद या बैटल ऑफ खानवा में विजय के बाद किस चीज का निर्माण करवाया था?
इसी का बाग है नीलोफर, बादशाही बाग का निर्माण कराया था। लास्ट मोमेंट मोन्यूमेंट है जिसका निर्माण इसने करवाया। इसी के साथ बाबर टॉपिक खत्म हो जाता है बच्चों। आपको कौन कौन चीज कहाँ है याद रखना होगा, है ना। बाग बगीचा इनका खत्म हो जाता है। अब बाबर की मृत्यु का दिन आता है। इसी के बनाने के बाद बाबर चल बसता है। बाबर का लड़का हुमायूं बदख्शां का गवर्नर था, ठीक है। 1530 में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लगे कि एक ऐसी बीमारी उसको पकड़ ली कि उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था और लग रहा था कि हुमायूं मर जाएगा। दिल्ली से बाबर ने कहा बेटा तुम आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, आ जाओ, तुमको हम यहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं। हुमायूं दिल्ली आ गया। अब बाबर इनके पीछे बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत सारे वैद्यों को बुलाता है कि किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक नहीं होते। बाबर बड़ा परेशान हो जाता है। जुम्मे की नमाज में बैठता है बाबर और अल्लाह से कहता है कि हे अल्लाह, मेरा बेटा, मेरा जिगरी बेटा हुमायूं, न जाने कौन सी बीमारी इसको हो गई है मेरे मौला, ये ठीक नहीं हो रहा है, और मैं बाप जिंदा होकर के अपने बेटे की मौत कैसे देखूं। तो हे मेरे अल्लाह, मेरे मौला, तुम ऐसा करो कि इसकी बीमारी मुझे लगवा दो और इसे ठीक कर दो। कह के चला आया। और इसको ये नहीं पता था कि एक्सेप्टेड। आया दूसरे दिन ये वही बीमारी से पीड़ित हो गया। इसलिए कभी कभी फर्जी में भी भगवान से कोई मस्खरा नहीं करना चाहिए। कब भगवान कह दे अप्रूव्ड और पता चला तुम्हारा चालान कट गया, है ना। तो भगवान से कभी इस बात से सीख मिलती है। ये हो सकता है अपनी बीवियों को दिखाने के लिए बोला हो, प्रजा को दिखाने के लिए बोला हो कि हे अल्लाह मेरे बेटे को बचा लो, है ना, चाहे मेरी जान ले लो, अल्लाह ने कहा अप्रूव्ड। और यहाँ का होता है बाबर बीमार हो जाता है, हुमायूं ठीक हो जाता है, 3 दिन के अंदर बाबर की मौत हो जाती है। राम नाम सत्य। और हुमायूं को गद्दी पर बैठाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। बाबर पूरी तरह से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है आपका। अभी क्लास के बाद आपको नोट्स भेज दिया जाएगा बच्चों। अब आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आप लोगों को क्लास समझ में आई तो भाई? यस सर। यस। यस सर। यस। भुवन, दयानंद, प्रिया, क्यों दयानंद, क्लास समझ में आई? पूरी क्लास को एक बार फिर से सुनना पड़ेगा आपको, तब जाके याद होगी, ठीक है। पूरा सीक्वेंस 2-3 बार कहानी सुनोगे तो एकदम जहन में बस जाएगा बाबर। और अभी आप लोग क्या काम करोगे, बाबर से आए हुए 10 साल के क्वेश्चन ढूंढो और उनको लगाने की कोशिश करो। देखो कि अभी अभी पढ़े हो क्या क्वेश्चन कर पाते हो नहीं। ये रोज का काम आपका रहेगा। क्वेश्चन ढूंढो, डिस्कस करो। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कल इसी टाइम पर क्लास होगी। कल करंट अफेयर की भी क्लास होगी 6:30 पर। कल 2 क्लास हैं, सभी लोग रेडी रहिएगा, 6:30 बजे और 8 बजे। सर इसकी नोट्स कहाँ पे आती है? अभी मैं भेज दूंगा। आपका नाम क्या है? रियलमी के नाम से आपने जुड़ा है, हमको भी। क्या मेरा नाम नाम? सर मंटू दास। मंटू हाँ? दास। क्या? मंटू। मंटू, मंटू, ओके मंटू जी, मंटू। अभी मैं सर मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ग्रुप में मैं नहीं हूँ सर। हमको हाय लिख दो। सर नंबर हमको पता नहीं है सर। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ सर। तो आपको जो लिंक गया है मेरे नंबर से ही गया होगा। अच्छा। हाँ, जिस पे नोट्स वगैरह मैंने भेजा था ना डिटेल, उसी पे आप भेज दो, हाय लिख के भेज दो।
या और कोई नाम तो नहीं है आपका?